हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर दूसरा है। इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो था उसमें टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव की बात किए थे, और ये हमारे अपने आप में क्या है तो इम्पोर्टेंट, यानी दोनों वीडियो अपने आप में चैप्टर 1 के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो आप उस वीडियो को देखें और वहां से टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव को सीख ले पहले, और तब इस वीडियो को देखें तो और बेस्ट रहेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप जरूर वहां से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से है। और क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बताइए पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, जो हमारा अवतल दर्पण है उससे किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण है उसमें हमारा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? समतल, अवतल, उत्तल और कोई नहीं। अब यहाँ पर दर्पण लिखना चाहिए, लेकिन पहले ही पूछ दिया है किस दर्पण से, तो इसका मतलब कि ये सभी अपने आप में क्या है? दर्पण है। अगर यहाँ दर्पण नहीं लिखा रहता तो लेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 में क्या है? लेंस भी है। तो इसीलिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी बताइए, अवतल दर्पण से। किससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण से। अब दर्पण नहीं लिखा है तो आप टेंशन ना ले, क्वेश्चन में ही दर्पण जैसे वर्ड पूछ दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे हैं? क्या कह रहा है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है भाई? ऑप्शन में क्या देखा है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। क्वेश्चन पुनः पढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यहां देखिए, दो तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं। एक क्या पूछता है कि जो गाड़ी का वाहन होता है उसमें साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण लगता है। तो जैसे ही साइड मिरर का नाम आ जाए वहां आपको समझना है उत्तल। और ये कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ। सामने का मतलब जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उनका बड़ा सा जो दर्पण होता है वो जो बात हो रहा है। या हो सकता है कि उनके ऊपर भी एक लगा रहता है, जो ड्राइवर होते हैं उनके ऊपर भी एक लगा रहता है। तो वो सब समझ लीजिए कि अगर साइड मिरर कह दिया तो उत्तल, और सामने की ओर कह दिया तो अवतल दर्पण। यानी हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से? तो आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा हमारा? सी आंसर होगा। और क्वेश्चन क्या है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो क्या आंसर हम मार दिए? तो अवतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारा कहता है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा लगता है वाहन में, तो हम क्या मारते हैं? उत्तल। लेकिन सामने जब कह दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये समझ पाए होंगे बातें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, लेकिन उनके रेखाओं को हम कैसे दर्शाएंगे? फिर से क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो देखिए, हम लोग प्रकाश की किरण के पथ को ऐसे दर्शाते हैं कि ये प्रकाश की किरण पथ है। जो इस तरीका के हम कार्य कर रहे हैं, जो ये भी हम क्या बना रहे हैं? एक तरह का पाई खींच रहे हैं, और इसको हम लोग पढ़ाई लेवल में क्या बोलते हैं? किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। यानी कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किरण आरेख बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? किरण आरेख बोलते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ देखिए,
फिर किरण से ही संबंधित क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? प्रकाश जिस मार्ग पे चल रहा है वो तो भाई एक तरह से किरण हो रहा है उसका, लेकिन एक से अधिक किरणों का समूह, किरणों का समूह मतलब आप पढ़े होंगे कि एक समानांतर रहती हैं, ऐसे चलती हैं, और आप एक भी पढ़े होंगे कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में निकल जाती हैं, और एक पढ़े होंगे क्या कि एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, पढ़े तो होंगे हम सभी। तो यहाँ तीन तरह के चीजें बन रहा है, तो हम समझ रहे हैं। पहले यहाँ क्या कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताइए, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा सी, जिसका नाम क्या है? किरण पुंज। यानी एक से अधिक किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं प्रकाश पुंज भी कहता है। तो आंसर हमारा किरण पुंज भी हो सकता है, और नहीं तो इसी के जगह पे क्या लिख सकता है? प्रकाश पुंज। तो आप टेंशन ना लें, ये दोनों एक दूसरे का नाम ही है। बात समझ रहे हैं क्या? एक आदमी के दो नाम हो सकते हैं, तो भाई इनका भी तो दो नाम हो सकते हैं, टेंशन किस बात की लेनी है? समझ रहे हैं क्या? अब ये सब आप पढ़े भी होंगे कि ये समानांतर किरण पुंज है, तो ये आ रही है तो अभिसारी, ये जा रही है तो अपसारी, मतलब ये सब हम पढ़े हुए होंगे ना, ठीक है। तो तीन तरह के किरण पुंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? एक बात और, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी कौन ऐसा दर्पण है? और जस्ट हम पीछे अभी तुरंत बात किए हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारा था ना, क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, जरा ध्यान दें। देखिए क्या क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी का वो क्या है, अपोजिट पूछ रहा है। तो इसमें हमारे आंसर क्या हमारे थे? अवतल दर्पण। तो हम वहां क्या मारेंगे भाई? आप बता सकते हैं, आप तो बिना कहे हुए समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बिना जाने पहचाने, बिना पूछे आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल से पूछा था तो बड़ा प्रतिबिंब। बात समझे क्या? अब हम बात करते हैं इस तरीका से, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी समझदारी रखनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल टाइप का है ना। पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है महान इंसान? 10 सेंटीमीटर। महान इंसान का मतलब हम लोग महान ही तो हैं। आप महान की दर्जा देने का मतलब इंसान हम लोग हैं तो भाई महान है, क्योंकि हमारे साथ पृथ्वी पर बहुत जीव रहते हैं, उनमें से हमें क्या एक ज्ञानी मानो, तो इसीलिए हम लोग महान कह सकते हैं ना। 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी भाई? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब तक हम इस फॉर्मूला का प्रयोग न करें A बराबर R/2, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो F बराबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस का मतलब 10 दिया है, कहेंगे सर क्यों बना रहे हैं? ताकि आपका चीजें समझ में अच्छे से आ जाए, नहीं तो आंसर तो तुरंत बता दिया जाएगा। तो क्या हो गया, ऐसे फोकस का मतलब कितना, 10 रख दिए, और ये जाएगा कैलकुलेशन होगा तो क्या हो जाएगा, आर का मान 20 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये भागा से गुणा में जाएंगे तो 20 हो जाएंगे, तो हमारा सही आंसर बी होगा, जो कि आर का मान 20 सेंटीमीटर आ गया। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो इस फॉर्मूला के तहत हमारा आंसर कितना आ गया, तो 20 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातें समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या करे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और क्वेश्चन नंबर एकदम स्टार्ट करें क्या? और ये भी मस्त क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, बताइए। हम लोग तो जरूर जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पढ़े क्या? और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप क्या बात करते हैं कि 2 नियम है, जिसमें से पहला नियम आप स्वयं जान रहे हो, यहाँ क्वेश्चन दूसरा नियम से पूछा हुआ है ना। तो क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, तो
तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के, या आपतन कोण विचलन कोण के, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बस आपको आंसर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ए फॉर एप्पल। हमारा आंसर क्या है, ए है, ठीक है ना। एप्पल याद आ रहा है खाने के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ जरूरी है भोजन भी, लेकिन अभी पढ़ने पर ध्यान दें, नहीं तो कहेंगे सर आप खाना के याद दिला दिए, अब बाद में पढ़ेंगे, नहीं सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। 1 मिनट थोड़ा सा समझ लीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ गए भाई साहब, तो इस तरीका से देखिए, अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है, हो जाता है कभी बाई फॉल्ट काम नहीं कर पा रहा है क्या। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक का नाम क्या है, वास्तविक, और एक का नाम है काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और वहीं वास्तविक प्रतिबिंब रहता है तो उल्टा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का हमारा आंसर क्या होगा भाई, सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का आंसर क्या होगा, सीधा होगा। तो इस तरीका से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें और देखिए। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं, दांत का डॉक्टर, वो लोग अपने मरीज के दांतों को देखने के लिए कौन से मतलब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। किसके मरीज, कपार के मरीज नहीं, दांतों के मरीज, दांत के डॉक्टर दांत को देखना चाहते हैं तो कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो बताइए, पहला इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन से दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, पढ़े थे क्या। तो उसमें हमारा क्या था, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर का कोई नया आएंगे, इसका भी आंसर अवतल दर्पण ही ए ही होगा। बात समझ में आ रही क्या, डॉक्टर लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं भाई, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बात क्लियर। अब चलते हैं हमारा अंत भला तो सब भला, क्योंकि अब हम 10 क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का मतलब क्या, एफ पर। मुख्य फोकस का मतलब क्या जी, एफ पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, मतलब भी कहाँ बनेगा। वस्तु कहाँ है, फोकस पर। ये वस्तु है, मान लीजिए ए भी एक वस्तु है, कहाँ रखी गई है, फोकस पर। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा है। और देखिए आंसर समझ आया ना, क्या क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु, अनंत, सभी पर। 4 ऑप्शन है हमारे और एगो क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा समझा देते हैं। अगर वस्तु रखी जाती है फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर। ऐसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि वस्तु हो गई, वस्तु को अगर रख दिया गया अनंत पर, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कब, जब वस्तु को रख दें अनंत पर। बातें समझ में आ रही है क्या। तो इस तरीका से इसका हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। कब, जब वस्तु रहेगी फोकस पर तब। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी टॉप 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बातें आप समझ पाए होंगे। और पुनः हम VVI इम्पोर्टेंट ये दोनों लेके चलेंगे
और दोनों वीडियो को हम काफ़ी अच्छे से समझना चाहेंगे। एक हमारा VVI का रहेगा और एक इम्पोर्टेंट रहेगा। VVI को तो एकदम पूरी तरीक़ा से समझ लेना है बातें, क्योंकि वो एग्ज़ाम से काफ़ी संभावना है कि वहाँ से काफ़ी अधिक आएंगे, और इम्पोर्टेंट के लिए यहाँ से भी बाय द वे आते रहेंगे। तो जानना तो भाई दोनों ना है। किसी क्वेश्चन को हम VVI या कम कैसे कह सकते हैं? एग्ज़ाम में आता है तो उसकी दर्जा दे देते हैं, एग्ज़ाम में नहीं आता तो हम लोग कहते हैं कि ये VVI नहीं है। तो देखिए दोस्तों, किसी को ऊंच नीच कहना हमारे लिए उचित नहीं है। ज्ञान के लिए हम सभी क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से समझें, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो इस तरह से हम आपको अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।